नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये जनता की पुरजोर फरमाइश के ऊपर था। जो फरमाइशें आप लोग, खासकर डॉक्टर लॉबी के लोग, जो लोग होम्योपैथी के छात्र हैं, बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो एक लंबे समय से करते आ रहे थे कि सर आप मटेरिया मेडिका पढ़ाइए, आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ाइए। तो हियर इट इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट प्लेलिस्ट, जिसका नाम है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन नाम की एक नई प्लेलिस्ट बनेगी और ये उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, इस वीडियो का शीर्षक है आर्सेनिक एल्बम ड्रग पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, जो पहली मेडिसिन हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द आर्सेनिक एल्बम का ड्रग पिक्चर, बिकॉज आर्सेनिक एल्बम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन इन द होम्योपैथिक प्रैक्टिस। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिश करूंगा, रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी मुझे नहीं पता है वीडियो कितनी देर का बनने वाला है, पर कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर चीजों को कवर करने की कोशिश करूं। बट आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बिकॉज ये जो आर्सेनिक एल्बम का जो ड्रग पिक्चर मैं पढ़ाने वाला हूं, ये वो ड्रग पिक्चर है जो मैंने अपनी स्टडी के लिए जो नोट्स बनाए थे और जिन नोट्सों को मैंने एक बुक के रूप में तब्दील करा है, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं अगर वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब करे हुए हैं, लाइव स्ट्रीम पर रहते हैं। तो ये उस बुक का ही कंटेंट है, ये उस बुक का इंट्रोडक्शन है। बेसिकली आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन जो उस बुक में लिखी है, ये उसका इंट्रोडक्शन है। और इसको मैंने 12 से 15 पॉइंटों के बीच में की नोट्स में डिवाइड करा है। और मैं ये चैलेंज देता हूं, ये चैलेंज आपको दे रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, अंत तक बने रहे और ये 15 पॉइंट आपने ढंग से समझ लिए आर्सेनिक के बारे में, तो आप आर्सेनिक एल्बम को काफी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एंड सेकेंडली, आप आर्सेनिक एल्बम को अपने पेशेंट के अंदर भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कारण यह है कि हम लोगों को जब मेडिसिन पढ़ते हैं तो हम उसका क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं समझ पाते। हमको पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, हम रट लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसके साइंस पढ़ लेते हैं, सिम्टम पढ़ लेते हैं, की नोट्स पढ़ लेते हैं, गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। बट दोस्तों, प्रॉब्लम वहां पे आती है खासकर प्रैक्टिशनर्स के साथ, कि जब वो प्रैक्टिस पे बैठते हैं तो उनके सामने से 50 बार एक मेडिसिन जो उन्होंने 50 बार पढ़ चुके हैं उसके पेशेंट निकल जाते हैं, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने एक मेडिसिन को कम से कम 7 से 8 मटेरिया मेडिका से पढ़ा था। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम लोगों ने कुछ की नोट्स में डिवाइड कर दिया। जितने भी पॉइंट वाइज हम स्टडी करेंगे और हम पहले से 15वें पॉइंट तक जैसे ही पहुंचेंगे, 15वें पॉइंट तक आप आर्सेनिक एल्बम के बारे में वो हर बात जान चुके होंगे जो आपको प्रैक्टिस के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी। ठीक है, तो जो की नोट ऑफ आर्सेनिक एल्बम का जो फर्स्ट की नोट है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज ऑफ द होल मटेरिया मेडिका, बिकॉज इट हैज यूज फ्रॉम द कोराइजा टू कैंसर। ये मेरे पीछे जो एक शब्द छुपा हुआ है मेरे बैकग्राउंड में, है ना, क्योंकि मैं ओवरलैप कर रहा हूं, दैट इज कैंसर, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रेमेडी। अब ये ऐसी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है पूरी मटेरिया मेडिका के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट इसको कैंट ने बोला है। और जब कैंट ये बात कह रहे थे, जहां लिख रहे थे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, तो उसके आगे कैंट ने डैश करके लिखा है कि इफ आई एम सेइंग दैट इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी देन आई मीन इट। मतलब कैंट ने इसको ऐसे ही पॉलीक्रिस्ट नहीं बोला, उनने आगे डैश लगा के ये चीज बोली थी कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं वाकई में यही समझता हूं और यही इसका अर्थ है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है पूरी मटेरिया मेडिका में। पहली बात, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो एक मामूली सर्दी से लेकर के ऐसी बीमारियां जो आपको मार देंगी या पेशेंट को मार देंगी, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तक, ये यहां से लेके यहां तक, मतलब एक खांसी सर्दी के मामूली केस से लेकर के कैंसर, रीनल फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर, ऐसी बीमारियां जो पेशेंट को मार देंगी, ये इसका इतना वाइड कवरेज है। और मैं आप लोगों से सवाल करता हूं बीइंग अ प्रैक्टिशनर, और आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादातर जो मुझे देख रहे हैं वो प्रैक्टिशनर्स, मैं आपसे कोई ऐसी मेडिसिन कुछ आप मेरे को रिमाइंड कराइए, अपने मन में ही कराइए कि आप कितनी ऐसी मेडिसिन जानते हैं जो खांसी सर्दी से लेकर के कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों को साथ में कवर करती है। क्योंकि ऐसी मेडिसिन दोस्तों बहुत कम तादाद में है, ऐसी मेडिसिन की जो तादाद है वो बहुत कम है कि जो आपको डेली यूज में हम खांसी सर्दी पे भी देते हैं, प्लस हमारे पास
महीनों सालों में जो कठिन केस आते हैं, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, है ना, लीवर फेलियर और कैंसर, तो वहां पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है मटेरिया मेडिका की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी। ठीक है, अब अगला की नोट है इसका, स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ आर्सेनिक। अब स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ आर्सेनिक के बारे में जो बात कही गई है, दैट इज कि इट इफेक्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट एंड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देयर इज नो पार्ट इन द बॉडी विच इज नॉट अफेक्टेड बाय आर्सेनिक। ये जो मेरे पीछे है ना, ये जो छुप रहा है, दैट इज NOT नॉट, है ना। मतलब कहने का है कि आपने ये जो शब्द है, ये जो स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में कहा गया है, इसको मैंने की नोट में इसलिए रखा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट की नोट है। हम कोई भी मेडिसिन को पढ़ने को बैठते हैं, उसके अंदर स्फीयर ऑफ एक्शन में कुछ लिमिटेड जगह बताई जाती है। जैसे एंटीम क्रूड, तो एंटीम क्रूड भाई स्किन पे काम करती है, एंटीम क्रूड स्टोमक के ऊपर काम करती है, तो बहुत लिमिटेड स्फीयर होता है। जैसे कि आप लीडम पाल है, लीडम पाल में बोलेंगे साहब रूमेटिज्म की मेडिसिन है, गाउट पे काम करती है। पर दोस्तों मटेरिया मेडिका में ऐसी मेडिसिन रियली बहुत कम है जिनका स्फीयर ऑफ एक्शन इतना बड़ा है कि ऑथर ने बस एक लाइन बोल के छूट गया, और वो एक लाइन थी कि इट इफेक्ट्स ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देयर इज नो पार्ट इन द बॉडी विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द आर्सेनिक। तो आप सोच सकते हैं कि आर्सेनिक का कितना बड़ा स्फीयर ऑफ एक्शन है, और यही चीज इसको एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी भी बनाता है। जो हमने पहला कीनोट देखा था कि ये खांसी सर्दी से कैंसर तक इतनी ज्यादा इंप्लीमेंटेड है ये मेडिसिन, हर स्टेज पे, हर बीमारी पे, कि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली कॉल्ड मेडिसिन है। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है रेगुलरली, 10 12 15 पेशेंट दिन के देख रहा है और कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिशनर इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। और क्योंकि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन शरीर के हर पार्ट पे है, तो वही जो इसका एक स्फीयर ऑफ एक्शन की वाइड होना, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ब्रॉड होना, यही इसके पहले कीनोट को जस्टिफाई करता है, जो कि है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है इन द होल मटेरिया मेडिका। ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। इट इज अ डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन बट इट कवर्स द ऑल द 3 मियाजम। अब ये यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझसे कई सब्सक्राइबर कई वीडियोस के अंदर में मेडिसिन के बारे में बताता हूं, तो वो बोलते हैं सर इसका माइजमेटिक एक्शन भी बताइए। तो वो वहां पे बताने का मतलब नहीं है, पर जब भी हम कोई मेडिसिन पढ़ेंगे यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। अब हम में से बीइंग प्रैक्टिशनर, जो भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं आप में से, या थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस से रूबरू हैं, तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आर्सेनिक इज वन ऑफ द फ्रंट लाइन एंटीसोरिक मेडिसिन। ये हम सबको अच्छे से पता है कि जब भी कोई स्किन डिजीज को सही करने की बात आती है, तो जो टॉप एंटीसोरिक मेडिसिन की रो है उसमें आर्सेनिक स्टैंड करती है, जो कि है सल्फर। आर्सेनिक स्टैंड करती है यहाँ पे सल्फर के साथ, ग्रेफाइटस के साथ, सोराइनम के साथ, कैलीकार्ब के साथ, पेट्रोलियम के साथ, और यहाँ पे एक और मेडिसिन है जो कि है आर्सेनिक खुद अपने आप में। ठीक है, तो ये बात तो दुनिया जानती है कि इट इज एंटीसोरिक मेडिसिन बट इट कवर्स द ऑल द 3 माइजम्स ऑलमोस्ट इक्वली। और अगर इक्वली नहीं भी करती है, तो आप हमेशा याद रखना कि जिस तरह से ये चीफ एंटीसोरिक मेडिसिन है, उसी तरह से इन द सेम इंटेंसिटी कम से कम ये एंटीसिफिलिटिक तो है ही। भले से आप इसका साइकोटिक के ऊपर जो प्रभाव है इस मेडिसिन का, वो थोड़ा कम आंक लें, पर अगर सबसे कम ये साइकोटिक माइजम को कवर करती है, तो ये भी बात सत्य है कि ये एंटीसोरिक और एंटीसिफिलिटिक को एक इंटेंसिटी में कवर कर रही है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए हैं। जो सोरा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, स्किन डिजीज की सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन है ना। और जो आर्सेनिक एल्बम का स्किन होता है, दैट इज द ड्राई, है ना। ड्राई होती है, लश्चरलेस होती है, मतलब ड्राई होती है, लश्चरलेस होती है, स्केली स्किन होती है, विच प्रोवाइड्स अ वेरी गुड सॉइल फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्किन इरप्शन। तो इसके कारण हम एक्जिमा वगैरह बहुत सारे टाइप के इरप्शन देखते हैं। तो ये हो गया आर्सेनिक का सोरिक मैनिफेस्टेशन। अब साइकोटिक मैनिफेस्टेशन आर्सेनिक का क्या होगा? सोरियासिस एंड अस्थमा। आप में से जिनने भी मेरा एक वीडियो है साइकोटिक माइजम को डिटेल में मैंने बताया है, वहां मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो सोरियासिस नाम की बीमारी है, दैट इज बेसिकली उसका अपर माइजम होता है साइकोटिक। और आप लोग अपनी प्रैक्टिस में सोरियासिस को इसलिए ठीक नहीं कर पाते क्योंकि आप एंटीसोरिक मेडिसिन के साथ उसके ऊपर पिल पड़ते हैं, और फलस्वरूप वो आपको कोई भी उसके अंदर वो अलाय नहीं होता, वो ठीक नहीं हो। तो सोरियासिस इज द फीचर ऑफ द साइकोटिक माइजम रादर देन द सोरिक। ठीक है, तो अस्थमा और अस्थमा, सोरियासिस एंड वार्ड्स, ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि आर्सेनिक का साइकोसिस पे इसका असर है। और जो सिफिलिटिक माइजम है, उसमें हम आर्सेनिक के अंदर सिफिलिटिक माइजम के अंदर में देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस, जैसे कि अल्सर, इंडोलेंट अल्सर,
इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गया, गैंग्रीन। गैंग्रीन की आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। प्रॉपर सिफिलिस, सिफिलिटिक शंकर, सिरोसिस ऑफ लीवर, रीनल फेलियर एंड हार्ट फेलियर। तो इस तरह से स्लाइड से हमको ये पता चल रहा है कि आर्सेनिक जो है वो तीनों माइजम को गवर्न करती है, बट चीफली अकॉर्डिंग टू हैनीमैन इट इज अ एंटीसोरिक मेडिसिन। और यहाँ पे सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के मैंने पूरे एग्जांपल दे दिए कि किस माइजम के अंदर, आर्सेनिक के अंदर कौन सी बीमारी हम देखते हैं। अगला पॉइंट, मेंटल एंजाइटी एंड एंगश एंड रेस्टलेसनेस। दोस्तों ये एक मेंटल सिम्टम है। अब एक जो मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कीनोट की हम बात करें तो जो कीनोट अगर मान लो ए से लेके जेड तक 26 कीनोट हैं तो उसके अंदर हर चीज इनकॉर्पोरेटेड होगी। उस कीनोट में उसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी आ जाएगा, उसका कुछ इंट्रोडक्शन में अगर कुछ प्रोमिनेंट है वो भी आ जाएगा। जैसा इसके अंदर हमने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट पॉलीक्रस्ट है, उसमें मेंटल सिम्टम भी आएंगे, है ना। अलग अलग ऑर्गन्स के पर्टिकुलर जो टॉपिक होते हैं, हाई हेड, आई, ईयर, नोज, माउथ, थ्रोट, तो उसके अंदर कुछ अगर बहुत प्रोमिनेंट है तो वो आएगा। तो दिस इज द आर्सेनिक का एक मेंटल मैनिफेस्टेशन है कि मेंटल एंजाइटी, एंगश एंड रेस्टलेसनेस। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता है, वो पॉइंट भी मैं इसमें नहीं लिख पाया, कि आर्सेनिक बिलोंग टू द नैश ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस। जो बाकी दो मेडिसिन हैं वो हैं एकोनाइट एंड रस्टॉक्स एंड द थर्ड वन इज द आर्स। तो इसके अंदर रेस्टलेसनेस प्रोमिनेंट है, बट आर्सेनिक एल्बम की जो रेस्टलेसनेस है उसका जो बेस होता है वो होता है उसके भेजे में चलने वाले तूफान, एंजाइटी और एंशियसनेस, एंगश। तो एंजाइटी मतलब बेचैनी, एक प्रकार की मेंटल रेस्टलेसनेस को एंजाइटी बोलते हैं। एंगश मतलब व्यग्रता, व्यग्रता मतलब ही वांट टू डू समथिंग, वो बहुत अपनी एंजाइटी के कारण उसके अंदर व्यग्रता पैदा हुई, और जब इसकी मेंटल एंगश और एंजाइटी एक हद के पार चली जाएंगी तो ये बंदा क्या होगा, रेस्टलेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो सबसे पहले बीच वाली चीज तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये लाल कलर में जो लिखा है इसको अपन पढ़ते हैं कि एंजाइटी टेक्स द फॉर्म ऑफ रेस्टलेसनेस। ये रेस्टलेसनेस है जो मेरे थोपड़े के पीछे है, ठीक है। एंड ही कॉन्स्टेंटली मूव, ये जो एक शब्द छुपा है मेरे पीछे, दैट इज मूव। एंड ही कॉन्स्टेंटली मूव दो ही इज टू वीक टू मूव। कहने का मतलब इसके अंदर एक रहमानी कीड़ा दिमाग में पैदा हुआ एंजाइटी के रूप में, ठीक है। वो एंजाइटी इसकी बढ़ती गई, जब उसकी एंजाइटी बढ़ी तो वो एंजाइटी बदल गई एंगश में। एंगश मतलब एंजाइटी का और सुपीरियर रूप, व्यग्रता, कि इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो भी मेरे दिमाग में है वो मेरे शरीर में उतर रहा है, मतलब वो शांत नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो ये जो एंजाइटी है ये अल्टीमेटली एंशियसनेस, एंजाइटी और एंगश मिलके रेस्टलेसनेस का फॉर्म ले लेंगी, और फिर अल्टीमेटली अपनी रेस्टलेस कंडीशन के अंदर जो आर्सेनिक को रेस्टलेस बोला है, मेंटल एंजाइटी के कारण वो चीज आ जाएगी। एंड ही विल कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दो, अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या लिखा है कि दो he is too weak to move, क्योंकि आर्सेनिक इज द विक्टिम ऑफ द प्रोस्ट्रेशन एंड वीकनेस। आर्सेनिक की जो जनरल थीम है पूरी मेडिसिन की, दैट इज द प्रोस्ट्रेशन एंड वीकनेस। वो थकेला पेशेंट है, आर्सेनिक की जो कंडीशन है वो थकी हुई है, बट उसकी मेंटल एंजाइटी जब बढ़ी और उस मेंटल एंजाइटी ने उसको प्रोवोक करा, एंगश पैदा हुआ तो वो अल्टीमेटली रेस्टलेस होकर मूव करने लगेगा, यद्यपि उसकी जनरल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो मूव कर पाए। और यहाँ पे एक बात इसलिए कही गई है कि आर्सेनिक को कंपैरिजन करा है रेस ऑफ हॉर्सेस, मतलब घोड़ों की दौड़। जिस तरह से घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ में घोड़ा क्या है, घोड़े से कंपैरिजन क्यों करा है, रेस मतलब जात, घोड़े की जात। अब घोड़ा सबसे बड़ी चीज कि अगर आप में से नहीं पता, ज्यादातर लोगों को मैं बता दूं कि घोड़ा सबसे रेस्टलेस जीव होता है। घोड़ा एक रेस्टलेस जीव है, उसको ही इज नॉट डिजाइन टू बी एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो दौड़ने के लिए बना है। और ये आर्सेनिक की जो रेस्टलेसनेस और एंजाइटी है, खासकर एंजाइटी के कारण जो पैदा हुई रेस्टलेसनेस है, उस रेस्टलेसनेस ने इसको रेस ऑफ हॉर्स से कंपैरिजन कराया। जिस तरह से पल्सेटिला का होता है रेस ऑफ शीप से कंपैरिजन। शीप मतलब भेड़। भेड़ के लिए जो एक बात इंपॉर्टेंट है कि पल्सेटिला को भेड़ क्यों कहा जाता है, कि भेड़ भोली भाली होती है। भेड़ भोली भाली होती है, मैं करके रोती रहती है, वैसा ही पल्सेटिला की लेडी रोती रहती है। वो भोली भाली मतलब यील्डिंग डिस्पोजिशन। यील्डिंग डिस्पोजिशन का मतलब कि पल्सेटिला का खुद का कोई उसका परसेप्शन नहीं होता, दुनिया को देखने का उसका खुद का कोई नजरिया नहीं। आप उसको कुछ बोलोगे वो आपकी बातों में आ जाएगा, कोई और आके तो भेड़ की तरह, जैसे भेड़ को हकारता है गडरिया, वो भेड़ को जैसे हकारता जाता है, भेड़ चलती जाती है। पल्सेटिला इज जस्ट लाइक दैट। और उसी तरह से एंटिम क्रूड को रेस ऑफ स्वाइन से कंपैरिजन करा है, क्योंकि एंटिम क्रूड मोटी चमड़ी का होता है, जिस तरह से सुअर मोटी
चमड़ी का। तो ये एक कीनोट है, चौथा कीनोट है, जो कि है मेंटल एंजाइटी, एंगश एंड रेस्टलेसनेस। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए। अगला पॉइंट है कि आर्सेनिक के जो पेन होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के हैं। दे आर द बर्निंग पेन। कैसे बर्निंग पेन? कि बर्न्स लाइक अ फायर एज इफ हॉट कोल वेयर अप्लाइड टू द पार्ट एम्युलरेट बाय द हीट। ये अपन ये हीट वाला पॉइंट अपन आगे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि आर्सेनिक के अंदर जिस तरह से सल्फर के अंदर सल्फर के पेन बर्निंग पेन होते हैं, उसी तरह से आर्सेनिक एल्बम के भी जितने भी पेन हैं दे आर द बर्निंग पेन। अब बर्निंग कहां कहां होगी आर्सेनिक को, वो भी देख लीजिए। बर्न कहां कहां होगा इसको? जलन स्टमक में, एसिडिटी के रूप में। एब्डोमेन, दोस्तों ये एब्डोमेन में बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है कि हमारे पास जो इंडाइजेशन के केसेस आते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली ये कहते हुए आते हैं कि भाई मेरे को पेट में, एब्डोमेन में जलन पड़ रही है। आर्सेनिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दैट जलन, ठीक है। लंग्स के अंदर जब भी ये पल्मोनरी कंजेशन के केस आते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी कंजेशन, उसके अंदर लंग्स और चेस्ट में जलन पड़ती है। गैंग्रीनस इन्फ्लेमेशन, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगा गैंग्रीनस, तो ये आर्सेनिक के अंदर जो बर्निंग पेन हो रहे हैं, ये बर्निंग पेन एक स्पेशलाइज्ड टाइप के इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। जो पॉइंट आगे आएगा तब मैं इस पॉइंट को वहां पे रिपीट कर, ठीक है। मतलब आर्सेनिक इज द विक्टिम ऑफ द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन विच इज नोन एज द मैलिग्नेंट इन्फ्लामेशन। अब मैलिग्नेंट इन्फ्लामेशन को अपन तब वहां पे समझेंगे, बट आप यहां पे समझ लीजिए कि ये जितनी जगह पे भी, जैसे कि गैंग्रीनस इन्फ्लामेशन में जो जलन होगी दैट इज द गैंग्रीनस पार्ट में बर्निंग पेन होगा। इन्फ्लेम्ड पार्ट, कोई भी इन्फ्लेम्ड, ये मेरे पीछे जो शब्द छुपा है दैट इज द इन्फ्लेम्ड पार्ट्स, कोई भी इन्फ्लेम्ड पार्ट होगा वहां पे आर्सेनिक को जलन होगी। स्किन, आर्सेनिक को स्किन के ऊपर जलन होगी। आर्सेनिक के जितने स्किन इरप्शंस होंगे उसके अंदर स्क्रैचिंग, मतलब खुजाने के बाद आर्सेनिक का जो ईचिंग में मेन सिम्टम क्या है कि इरप्शन हुआ, उसने खुजाया, खुजाने के बाद बर्निंग होगी। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ द आर्सेनिक। अब हम ये दो पॉइंट पढ़ेंगे कि इसका जो जनरल जो बर्निंग होती है दैट इज अम्युलरेटेड बाय द हीट। वो शायद इसका अगला पॉइंट है कि आर्सेनिक इज अ कोल्ड मेडिसिन, इज अ चिली पेशेंट। आर्सेनिक का पेशेंट चिली पेशेंट होता है, तो ऑब्वियस बात उसका जो जनरल एम्युलरेशन होगा एक चिली पेशेंट का वो हीट से होगा। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जो बर्निंग होगी दैट इज एम्युलरेटेड बाय द हीट, बट सिर्फ ओनली हेड सिम्टम आर्सेनिक के कोल्ड से एम्युलरेट होंगे। ये भी एक अलग से पॉइंट है, आगे आपको आएगा। तो ये की नोट में जो कि है 5वें नंबर का की नोट, इसमें हमने पढ़ा कि जो पेन्स होते हैं आर्सेनिक इज द विक्टिम ऑफ द बर्निंग पेन। ऐसे बर्निंग पेन जो कि बर्न्स लाइक फायर एज इफ हॉट कोल वेयर अप्लाइड टू द पार्ट। ऐसा बर्निंग होता है, ऐसा जलन की जलता हुआ कोयला किसी ने पार्ट के ऊपर रखा हो और वो अम्युलरेट होता है हीट, है ना। अब अपन अगले पॉइंट पे आते हैं, एक्रिडिटी ऑफ द डिस्चार्जेस। कि डिस्चार्जेस एक्सकोरिएट्स द पार्ट विद द बर्निंग। आर्सेनिक एल्बम के जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं, स्पेशली जो नेजल डिस्चार्ज होता है, जो नाक से जो डिस्चार्ज होता है, वो जो डिस्चार्ज होता है वो होता है एक्रिडिटी होती है उसमें। एक्रिडिटी मतलब वो ऐसा जलन पैदा करने वाला होता है और वो डिस्चार्ज एक्सकोरिएट कर देता है उस पार्ट को जहां पे वो कांटेक्ट में आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कोराइजा में ही है, दैट इज द एलियम सेपा। कि एलियम सेपा की जब नाक बहती है तो वो इतना एक्रिड डिस्चार्ज होता है कि पहुंच के नाक छिल जाती है। सेम आर्सेनिक के साथ होता है। और दोस्तों आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इन द केस ऑफ द कोराइजा इट इज इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द आर्सेनिक एंड एलियम सेपा। ये इतना सिमिलर है कोराइजा के केस में कि इसके बीच में फर्क कर पाना इज इक्विवेलेंट टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। तो एक्रिडिटी ऑफ डिस्चार्जेस, स्पेशली नेजल डिस्चार्ज की बात हो रही, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्सेनिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द कोराइजा में देते हैं फ्रिक्वेंटली। जो सर्दी के केसेस होते हैं, एलर्जी, छींके आ रही, नाक बह रही, तो आर्सेनिक एलियम सेपा के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होती है। इसलिए इस पॉइंट को की नोट में रखा है ना। अगला पॉइंट ये साहब दोस्तों अब यहां से थोड़ा सा कठिन होगा। ये नेक्स्ट जो की नोट है आर्सेनिक का, दैट इज द सेप्टिसेमिया एंड सेप्टिक कंडीशन। अब मैंने आपको इन्फ्लेमेशन में एक बात कही थी कि आर्सेनिक का जो पेन बर्निंग होते हैं, उनके बर्निंग होने का कारण है कि आर्सेनिक के अंदर जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे चली जाती है। कहने का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन की फर्स्ट स्टेज के अंदर हल्का सा पेन हुआ, सेकेंड में पेन बढ़ा, सूजन बढ़ी, थर्ड स्टेज के अंदर इफ्यूजन हुआ, मतलब पानी भरा, सूजन और बढ़ी तो
पानी भरा, फोर्थ स्टेज में जनरली चीजें रिजॉल्व हो जाती, पर ये हमारा आर्सेनिक के साथ नहीं, क्योंकि पानी जो भरा था थर्ड स्टेज के अंदर, उस पानी के अंदर जब पस पड़ जाएगा, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द सेप्टिक कंडीशन। दैट इज द फोर्थ स्टेज एंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड आर्सेनिक बिलोंग टू दैट। ठीक है, तो सेप्टिसेमिया सेप्टिक कंडीशन एज टाइफाइड फीवर, सेप्टिक फीवर, कोई भी प्रकार का सेप्टिक फीवर हो गया। अल्सरेशन क्या है? सेप्टिसेमिया का ही तो निशानी है कि जो स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन था वो जब उसके अंदर और ज्यादा बढ़ेगा, सेप्सिस होगा, तब तो अल्सर बनेगा। जाइमोटिक कंडीशन, ये जाइमोटिक कंडीशन मतलब सेप्सिस का बहुत सुपरलेटिव डिग्री का रूप, जिसके अंदर लिटरली ब्लड के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस का वाकई में कंटेमिनेशन हो गया, दैट इज द जाइमोटिक कंडीशन। डीकंपोजिशन ऑफ ब्लड, ऐसी बीमारियां, ऐसी सेप्टिक कंडीशन के अंदर डीकंपोजिशन ऑफ ब्लड होता है। आर्सेनिक बिलोंग्स टू दैट। सेप्टिक फीवर, सेप्टिक कंडीशन के कारण जो फीवर आती है, ये जो सेप्टिक से और सेप्टिसेमिया की बात मैं कर रहा हूं, इसके अंदर आर्सेनिक के क्लोजली सिर्फ इकलौती मेडिसिन आती है, दैट इज पायरोजिन। मैंने एक वीडियो पायरोजिनम पे बनाया है, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पायरोजिनम को देखिएगा, और जिस तरह से पायरोजिनम इज इंडिकेटेड एंड मेड होली एंड सोलली फॉर द सेप्टिक कंडीशन, इन द सेम मैनर आर्सेनिक इज ऑल्सो मेंट फॉर दैट। सीवर गैस पॉइजनिंग मतलब कई बार ये सेप्टिक टैंक की गैस की पॉइजनिंग होती है, तो वो सेप्टिक सेमिया पैदा करती है। ब्लड के अंदर सेप्सिस हो जाना, गैंग्रीनस कंडीशन विद सेप्सिस एंड ईटीसी। तो इतने एग्जांपल है कि ये सेप्टिसेमिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि आर्सेनिक का जो इन्फ्लेमेशन है वो थर्ड फोर्थ स्टेज तक जाके रिजॉल्व नहीं होता, वो उसके आगे सेप्सिस तक जाता है। ठीक है, पीरियोडिसिटी इन द सेप्टिक फीवर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है। पीरियोडिसिटी इन द सेप्टिक फीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है। मतलब कहने का कि जो सेप्टिक फीवर होता है, सेप्टिक फीवर जैसे कि टाइफाइड, ठीक है, ये सेप्टिक फीवर होता है, इसको फीवर में कैटेगराइज करा है कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर। और कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीवर के अंदर फीवर कंटिन्यूअसली रहता है, कोई अपायरेक्सिया की स्टेट नहीं आती। पर जब भी दोस्तों सेप्टिक फीवर के अंदर जो बॉडी खेल करे इंटरमिटेंट फीवर जैसा, मतलब है तो ब्लड में सेप्टिसेमिया टाइफाइड का इन्फेक्शन, पर फीवर का पिक्चर इंटरमिटेंट जैसा आ रहा है, बीच में आपको एक समय आता है कुछ घंटों का, उसमें अपायरेक्सिया आ जाता है। तो व्हेनेवर यू सी, और उस अपायरेक्सिया को, इंटरमिटेंट फीवर को पीरियोडिक फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो जब पीरियोडिसिटी मिले इन द सेप्टिक सी फीवर, तो आर्सेनिक इज ओनली मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर दैट। मतलब टाइफाइड का पेशेंट को फीवर आया, कुछ दिन के बाद फीवर का अंदर गैप आने लग गया, दिन के कुछ घंटे बुखार नहीं आता, आप सोचोगे इंटरमिटेंट फीवर है, बट वो इंटरमिटेंट नहीं है। व्हेनेवर टाइफाइड टेक द कैरेक्टर ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर विद द पीरियोडिसिटी, देन द आर्सेनिक एल्बम इज द मेडिसिन। तो सीवियर केसेस ऑफ सेप्टिसेमिया विद एविडेंस, ये EVI लिखा है, एविडेंस ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड, देन द आर्सेनिक एल्बम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है इन द केस ऑफ द सेप्टिसेमिया एंड सेप्टिक कंडीशन। अगला कीनोट, कैडेवरिक ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जेस। अब ये इसको समझना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बोला कि हमारा आर्सेनिक के अंदर सेप्टिक कंडीशन के ऊपर आर्सेनिक काम करती है, मतलब आर्सेनिक का जो स्फीयर ऑफ एक्शन में एक की नोट है, दैट इज द सेप्टिक कंडीशन। तो देखो कॉमन सेंस है ना कि जब सेप्टिक कंडीशन होगी, तो सेप्टिक कंडीशन के वजह से होने वाले जो डिस्चार्जेस होंगे तो वो बदबूदार तो होंगे। और कैडेवरिक ऑर्डर मतलब कैडेवर मतलब डेड बॉडी, तो ऐसा ऑर्डर मतलब बदबू आता है आर्सेनिक के डिस्चार्जेस से, जैसे कि मुर्दे से आता है, मुर्दा सड़ते वक्त आता है। और यहाँ क्या कहा गया इसके बारे में, प्यूट्रिडिटी एंड प्यूट्रिड कंडीशन। प्यूट्रिडिटी मतलब बदबूदार, कंडीशन लाइक गैंग्रीन। ठीक है, इसके स्टूल में से ऐसा ऑर्डर आता है, ब्लड से ऐसा ऑर्डर आता है, ब्लड सेप्टिसेमिया में इसकी बॉडी से ऐसा ऑर्डर आता है, इसका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होगा दैट इज ऑफ द कैडेवरिक ऑर्डर। ल्यूकोरिया, यूरिन, एक्सपोक्टोरेशन, ऑल आर प्यूट्रिड। तो ऑल द डिस्चार्जेस ऑफ द आर्सेनिक ऑफ कैडेवरिक ऑर्डर। ठीक है, अब अगला पॉइंट, आर्सेनिक, ये की नोट है ना, ये सब की नोट पढ़ रहे हैं। एक बार मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में एंड में आपको वीडियो के एंड में रिवाइज कर दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आर्सेनिक इज अ हेमोरेजिक रेमेडी, हेमोरेजिक मेडिसिन है ना, अ हेमोरेजिक रेमेडी, ब्लीड्स इजीली। अब ब्लीड कहां से होगा, ब्लडी वॉमिटिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो सिफिलिटिक कैरेक्टर है आर्सेनिक का, उसके अंदर है सिरोसिस ऑफ लीवर करती है। सिरोसिस के पेशेंट को गैस्ट्रिक और इसोफेजियल वेरिकेस बनते हैं, और वो वेरिकेस जब फटेंगे तो ब्लडी वॉमिटिंग होगी, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन इन द केस ऑफ द पल्मोनरी इडीमा एंड
एंड पल्मोनरी कंजेशन आइदर इन केस ऑफ द हार्ट, लीवर या रीनल डिजीज के अंदर, कि जब हार्ट, लीवर या रीनल डिजीज इन तीनों में से किसी कारण से भी जब जनरल सूजन आएगी तो पल्मोनरी इडीमा भी होगा। पल्मोनरी इडीमा में पल्मोनरी कंजेशन तो ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन होगा। ब्लीड फ्रॉम थ्रोट वेरी इजीली, फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हर म्यूकस मेम्ब्रेन में से आर्सेनिक को ब्लीडिंग हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू और विथ हाई इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको क्या बोला था कि इसका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत हायर लेवल तक जाता है ना, ये ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेज के बाद रिजॉल्व हो जाए। तो ड्यू टू द वेरी वायलेंट इन्फ्लेमेशन, क्योंकि मैं ये शुरू में से वीडियो में बीच बीच में कई बार बोला हूं कि जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चलती है आर्सेनिक के अंदर, जिसको मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन बोल। और वो मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हाई ग्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन होने के कारण ब्लीडिंग होती है। इसको ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द बॉवेल, इंटेस्टाइन से, ब्लैडर से, किडनी से, यूटेरस। सो in this keynote we had learned that आर्सेनिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिमोरेजिक मेडिसिन। अगला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन। अब हम ये एक मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन पिछले 3-4 कीनोट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। वो क्या है वो आगे बता। सबसे पहले हम ये व्हाइट वाला नहीं पढ़ेंगे, हम ब्लैक वाला पढ़ेंगे कि मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है। कि व्हेन नॉर्मल इन्फ्लेमेशन एक्सीड्स सर्टेन लिमिट, ये लिमिट लिखा है मेरे चेहरे के पीछे जो छुप रहा है ना, कि व्हेन नॉर्मल इन्फ्लेमेशन एक्सीड्स सर्टेन लिमिट नॉट रिजॉल्विंग, जो रिजॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन ने हदें पार कर दी नॉर्मल इन्फ्लेमेशन के बाहर जाकर, ठीक है, जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा है, नॉट रिजॉल्विंग, इनफैक्ट गोइंग टू द सेप्सिस एंड सेप्टिक इन्फ्लेमेशन। कि सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन ने रिजॉल्व हो जाना चाहिए सेकंड थर्ड स्टेज के बाद, तो वो तो हो नहीं रहा है, उसके पार बात जा रही है और इतनी दूर तक बात जा रही है इन्फ्लेमेशन की कि वो एक सेप्टिक इन्फ्लेमेशन में तब्दील हो गया, सेप्टिक कंडीशन बन गया, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन। और यही मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन पिछले कई कीनोटों को एक्सप्लेन कर देगा। कैसे? कि मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन हुआ तो सेप्टिक कंडीशन बनी। जो सेप्टिक कंडीशन हमने क्या बताया था, एक कीनोट बताया कि सेप्टिक और सेप्टिसेमिया पे आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। यही मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन इसके अंदर सिफिलिटिक टिंट को बताता है कि जब मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन होते हैं, मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद द सेप्सिस, डिस्ट्रक्शन एंड इंड्यूरेशन, तो वही तो इसको सिफिलिटिक मेडिसिन बता रही है, बनाती है, सिफिलिटिक मेडिसिन बनाती है। और वही चीज हम देखते हैं आर्सेनिक के अंदर लीवर में इन द फॉर्म ऑफ सिरोसिस, किडनी में इन द फॉर्म ऑफ रीनल फेलियर, हार्ट में इन द फॉर्म ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, है ना, लंग्स में इन द फॉर्म ऑफ पल्मोनरी कंजेशन। तो ये एक मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन की टर्म आर्सेनिक के पिछले कई कीनोटों को बता रही। तो अब यहाँ पे हमने दो देख लिया है ना, एक हमने सेप्सिस देख लिया और सेप्सिस के बाद हमने इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना देख लिया। जो बर्निंग पेन हो रहे हैं, अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि जब इतना बड़ा मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन, ऐसा इन्फ्लेमेशन हो रहा है जो आर्सेनिक को छोड़ के पूरी मटेरिया मेडिका में गिनती की मेडिसिन के अंदर इस तरह का मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन है, तो यही चीज इसके अंदर एक प्रकार का बर्निंग पेन पैदा करती है, जो कि ऐसा होता है कि जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया। तो ये मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं एक बार एंड में, वीडियो के एंड में रिवाइज कर दूंगा ना। तो एज, अब यहां पे आते हैं, एज गैंग्रीन एंड अल्सरेशन, ये गैंग्रीन और अल्सरेशन है ना, दे आर वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन। बॉवेल का इन्फ्लेमेशन, इसको एक प्रकार की गैंग्रीनस कंडीशन होती है आर्सेनिक पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर विथ हॉरिबली ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, मतलब बॉवेल से होने वाले जितने डिस्चार्जेस हैं, स्टूल वगैरह, वो बहुत हॉरिबली डिस्चार्ज, इसका बहुत हॉरिबली ऑफेंसिव होता है। और उसके स्टूल की स्मेल से आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पैदा होगा कि यार इसके साले की इंटेस्टाइन में सड़ तो नहीं गई। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द गैंग्रीनस इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉवेल, ऑलमोस्ट लुक लाइक द गैंग्रीन ऑफ द बॉवेल विद द ब्लडी वोमिटिंग। जब ये इस कंडीशन में फंसेगा तो ब्लडी वोमिटिंग होगी, ठीक है। टिम्पेनिटिस, टिम्पेनिटिस स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत टाइप हो गई, सॉरी। टिम्पेनिटिस मतलब गैस से पेट, मतलब इसका फूल जाएगा और बर्निंग पेन होगा। तो ये पूरा फिनोमिना को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम, चिली रेमेडी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो जनरल इंक्लिनेशन होता है आर्सेनिक एल्बम का, ये आर्सेनिक एल्बम एक चिली मेडिसिन है, चिली पेशेंट होता है। आर्सेनिक इज कोल्ड रेमेडी, हैज द एग्रेवेशन ऑन कोल्ड एंड एमुलरेशन बाय हीट। इन जनरल इट इज
इज स्पेसिफिक फॉर द आइस आर्सेनिक और ये अनअवॉइडेबल मैंने खोके में कोष्टक में इसलिए लिखा है कि ये पॉइंट को आप एलिमिनेशन रुब्रिक की तरह यूज कर सकते हो। कहने का मतलब आपने पेशेंट पकड़ा, आपने केस टेकिंग करी, आपको लग रहा है कि यह साला आर्सेनिक का पेशेंट है, बट वो साला केस टेकिंग में बीच में बोल दिया कि नहीं सर आई डू नॉट हैव द जनरल एग्रीवेशन ऑफ द फ्रॉम कोल्ड। अगर उसने ये बोला कि मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे हीट से एग्रीवेशन है, ठीक है, मुझे कोल्ड से एम्यूलरेशन है जनरल, तो दोस्तों वो मरीज आर्सेनिक एल्बम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम के इस फीचर को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, बिकॉज आर्सेनिक एल्बम इज अ चिली मेडिसिन। ही हैज द जनरल एग्रीवेशन फ्रॉम द कोल्ड एंड जनरल एम्यूलरेशन फ्रॉम द हीट। बस यहाँ पे एक अपवाद है जो कि आपने पिछले पॉइंट में देखा, जो बर्निंग पेन वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि जो आर्सेनिक के पेन बर्निंग होते हैं और एम्यूलरेट होते हैं हीट से, बट उसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि आर्सेनिक अपना उसके जो सर के अंदर जो पेन और बर्निंग होती है वो एम्यूलरेट होती है ठंडे से, है ना, कॉन्ट्रेरी टू हिज बॉडी जो कि एम्यूलरेट होती है हीट से। इसलिए आर्सेनिक के बारे में एक टैग लाइन है कि आर्सेनिक पेशेंट वांट्स हिज हेड इन द रेफ्रिजरेटर एंड द बॉडी कवर्ड विद द ब्लैंकेट। अतरंगी पेशेंट है, वो चाहता उसका जो तेजा है, मतलब उसका हेड है, वो कोई डाल दे रेफ्रिजरेटर में और उसकी बॉडी को उड़ा दे कंबल। तो ये चिली रेमेडी है, ये एक इंपॉर्टेंट की नोट है ना। अब अगला आया कि डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना एंड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। अब इसके बारे में मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले की जो कुछ की नोट थे, जो की थे कि एक बर्निंग पेन हो रहा है। बर्निंग पेन क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक अतरंगी इन्फ्लामेशन चल रहा है, जिसको मैंने एक और की नोट में बताया, जो था मैलिग्नेंट इन्फ्लामेशन, है ना। मैलिग्नेंट इन्फ्लामेशन के अंदर हमने सेप्सिस और गैंग्रीन की बात करी, तो वहां पे हमने वहां से एक पॉइंट उठाया था जो इसका की नोट था कि सेप्टिक कंडीशन, सेप्टिसेमिया जैसी कंडीशन के ऊपर काम करती है। एक की नोट के अंदर हमने माइजमेटिक में बताया था कि कहीं ना कहीं सिफिलिटिक माइजम इसका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है मेडिसिन का, और वो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, डिस्ट्रक्टिवनेस, ये भी एक हमने की नोट उठाया था, ये जो है। तो वो डिस्ट्रक्शन हमको कहां दिखा था? लीवर में दिखा था, लीवर फेलियर के रूप में, सिरोसिस के रूप में हमने वो लंग्स में देखा था, वो हमने किडनी में देखा था इन द फॉर्म ऑफ रीनल फेलियर, हार्ट में देखा था। तो ये एग्जैक्टली इतने सारे पॉइंट से आप अभी तक समझ गए होंगे कि आर्सेनिक एल्बम में डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना एंड डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आर वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। इन लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर देखते हैं हम, किडनी में रीनल फेलियर के रूप में देखते हैं। ब्लड सेल्स देखो, आर्सेनिक के अंदर जब सेप्टिक कंडीशन होती है, तो सेप्टिक कंडीशन के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन या डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब खून की रक्त कोशिकाएं टूटती हैं ऐसी सेप्टिक कंडीशन में, और वो किस चीज को जन्म देती हैं? क्लोरोसिस एंड एनीमिया। क्लोरोसिस मतलब एक प्रकार का एनीमिया ही होता है, और एनीमिया तो एनीमिया है। तो क्लोरोसिस एंड एनीमिया विद द वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन एंड वेट लॉस। और ये जो वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन है दोस्तों, ये शुरू में वीडियो के मैंने बोला था, ये थीम है आर्सेनिक का, या आर्सेनिक एल्बम का थीम है वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, ठीक है। और हार्ट, ये हार्ट है बेसिकली, मेरे पीछे जो शब्द छुपा है दैट इज द हार्ट फेलियर। हार्ट के अंदर क्या डिस्ट्रक्शन के रूप में देखते हैं हम? हार्ट फेलियर देखते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है, ये बेसिकली ये बहुत अच्छे से जस्टिफाइड होता है शुरू के कुछ की नोट से, जैसे कि सेप्टिसेमिया, सिफिलिटिक हिंट इन द मेडिसिन के एक्शन में सिफिलिटिक माइजम का होना, और मैलिग्नेंट इन्फ्लामेशन की कंडीशंस बनना, है ना, और उसके अलावा गैंग्रीन और अल्सरेशन की टेंडेंसी होना। तो वहां से हम समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना कई जगह इसके अंदर हम देखते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रॉप्सी, इडीमा एंड असाइटिस ड्यू टू आइदर लीवर फेलियर, रीनल फेलियर और हार्ट फेलियर। ये इसलिए अलग से एक पॉइंट है कि जब भी किसी भी रिपर्टरी के अंदर रिपर्टराइज करोगे ड्रॉप्सी, इडीमा, अनासार्का, असाइटिस। ड्रॉप्सी मतलब जनरलाइज स्वेलिंग की बात हो रही है, उसको ड्रॉप्सी बोलते हैं, जिनको नहीं पता बता दो। इडीमा तो आपको पता है, ड्रॉप्सी का ही छोटा रूप इडीमा, सिर्फ पैरों पे पंजों पे सूजन आ रही है। असाइटिस मतलब जलोदर, एब्डोमिनल कैविटी में पानी भर जाता है, इसको असाइटिस बोलते हैं। अनासार का मतलब जनरलाइज पफी स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। तो किसी भी तरह का वाटर लॉगिंग, सूजन हो, चाहे वो हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर या रीनल फेलियर की वजह से, देन आर्सेनिक इज वन ऑफ द फ्रंट लाइन मेडिसिन। और यहाँ पे आर्सेनिक को के साथ सीना तान के खड़े होने वाली पूरी मटेरिया मेडिका में, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी मटेरिया मेडिका में सिर्फ 2 मेडिसिन है, दैट इज द एपिस एंड नेट्रम सल्फ। दीज आर ओनली 3
the medicine which are indicated in the dropsy, edema, anasarca, ascites, either due to the liver, renal या heart failure। इसलिए edematous condition of the extremities जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप्सी, और आपको रिमाइंड कराने के लिए हमने ब्रैकेट में लगाया है एपिस की, एपिस और आर्सेनिक। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो ड्रॉप्सी और ईडीमा जैसी कंडीशन पे इंडिकेटेड हो, है ना। ड्रॉप्सी ऑफ सेक्स एंड कैविटी, जैसे प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जब पानी भरता है आर्सेनिक आती है, रिपर्टराइज कर लेना। पेरिकार्डियल इफ्यूजन पे आर्सेनिक है रिपर्टरी में, 1000 रिपर्टरी में है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन में जब पानी भरता है आर्सेनिक है। असाइटिस विद द सिरोसिस में आर्सेनिक है। असाइटिस या तो सिरोसिस के साथ हो सकता है, फैटी लीवर के साथ हो सकता है, या फिर कोई भी लीवर के डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना के कारण असाइटिस होगा। देन आर्सेनिक इज द फ्रंटलाइन मेडिसिन। और ये जो आखिरी शब्द मेरे पीछे छुप रहा है ये ड्रॉप्सी है। ड्रॉप्सी विद द रीनल डिसऑर्डर विद एल्ब्यूमिन्यूरिया एंड अनयूरिया। आप में से ज्यादातर लोग जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि जब भी रीनल डिसऑर्डर होता है तो यूरिन से एल्ब्यूमिन निकलने लगता है, एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं, और अनयूरिया मतलब सप्रेशन ऑफ यूरिन हो जाता है, यूरिन आना कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी रिपर्टरी के अंदर एल्ब्यूमिन यूरिया रूब्रिक खोलेंगे आपको आर्सेनिक और एपिस मिलेंगी ही वहां पर भी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एपिस का एग्जांपल दिया। और ये पूरा ड्रॉप्सी, ईडीमा, असाइटिस ड्यू टू द लीवर, हार्ट और हार्ट फेलियर के ऊपर एपिस के साथ इकलौती मेडिसिन इन पूरी होल मटेरिया मेडिका इज द आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। चाहे किडनी फेल हो, असाइटिस हो रहा हो, आर्सेनिक एल्बम, हार्ट फेलियर हो, असाइटिस हो रहा हो, जनरलाइज्ड ईडीमा हो रहा हो, आर्सेनिक एल्बम, लीवर फेल हो गया, असाइटिस, पेट में भी पानी भरा, जनरल सूजन आई, आर्सेनिक एल्बम, हार्ट फेलियर के केसेस के अंदर एंड स्टेज में पेरिकार्डियल इफ्यूजन हार्ट के ऊपर होता है, हार्ट की कवरिंग पे सूजन आती है, आर्सेनिक एल्बम, पल्मोनरी ईडीमा कंजेशन में लंग्स के सैक के ऊपर प्लूरल कैविटी में सूजन आती है, आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। तो इसलिए ये चीफ कीनोट है आर्सेनिक एल्बम का, ड्रॉप्सिकल फिनोमिना एज ईडीमा एंड असाइटिस। अगला पॉइंट, ये एक मेंटल फीचर है कि फियर, स्पेशली ऑफ फियर ऑफ दैट। अब हमने ये चीज बोली, शुरू में हमने एक मेंटल पढ़ा था कि एंजाइटी, एंगश एंड रेस्टलेसनेस। अब ये एंजाइटी के पहले की बात है कि भाई बंदे को एंजाइटी हो रही होगी तो किसी बात की हो रही होगी ना, ऐसे तो ऐसा नहीं थी कीड़ा काट का एंजाइटी हो गई। तो दोस्तों जो एंजाइटी और एंगश की शुरुआत होती है जो अल्टीमेटली खत्म होती है जाके रेस्टलेसनेस के ऊपर, तो ये पूरी कहानी एक्चुअली फियर से चालू होती है, विच इज 99% केसेस के अंदर फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ फील हुआ इसको, पता नहीं किसी बात का, और वो फियर ऑफ डेथ इसके अंदर एंजाइटी पैदा करता है। वो एंजाइटी और बढ़ती है तो वो एंगश में बदल जाती है, और एंगश और एंजाइटी मिलके अल्टीमेटली इसको रेस्टलेस करता है, और वो रेस्टलेसनेस के कारण इसको ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में डाला है अदर दो मेडिसिन, एकोनाइट एंड रेस्टॉक। और ये पूरी की पूरी कहानी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और एंगश की चालू होती है फियर ऑफ डेथ से, है ना। तो फियर, आर्सेनिक हैव एन नंबर ऑफ फियर्स, ये रिपर्टरी के अंदर है, बट स्पेशली द फियर ऑफ डेथ। ही थिंक्स ही must die, sometime predict the time of his death, aconite दूसरी मेडिसिन, says doctor there is no use, I will die for sure। तो दोस्तों ये है आर्सेनिक के अंदर कि आर्सेनिक को इतना अश्वस्थ है ये आदमी मरण शैया पे कि भाई मैं तो मरने वाला हूँ, डॉक्टर साहब आप काहे के लिए आ गए, आपके आने की जरूरत ही नहीं थी, मेरा मरना तो तय था, मैं तो मरूंगा, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और घर में घड़ी टंगी है तो ऐसे दिखाएगा, वहां पे कई बार इशारा करता है कि ये देखो वो कांटा यहाँ पे है ना, वो जब वहां का वहां आ जाएगा तब मैं मर जाऊंगा। तो दिस इज द मेंटल कंडीशन ऑफ द आर्सेनिक, स्पेशली इन द सीरियस केसेस व्हेन द पेशेंट्स आर ऑन द बेड, मरण शैया पे है, वो बिल्कुल मरने को हो रहा है, तो ये कांड तब होगा, ठीक है। और ये एक मेंटल फीचर है आर्सेनिक का। अगला पॉइंट है फेस्टिडियसनेस। फेस्टिडियसनेस का मतलब है साफ सफाई, मतलब ये जो पेशेंट है आर्सेनिक को गोल्डन हेडेड केन पेशेंट बोलते हैं। क्या गोल्डन हेडेड केन पेशेंट मतलब वो जैसे वो इंग्लैंड के राजा महाराजा नहीं होते थे, उनके साथ कैसा सिस्टम होता था, साफ सफाई, मार चाय पियेंगे तो वो एक चाय पिलाने को साले के लिए 50 चीजें आती थी कि एक कप के अंदर वो पानी रखा है, एक के अंदर दूध गर्म रखा है, एक के अंदर पत्ती है, शक्का। मतलब गोल्डन हेडेड कैन पेशेंट वांट एवरीथिंग नियर हिम नीट, क्लीन एंड इन द ऑर्डरली मैनर। ये मतलब ये एक प्रकार का आर्सेनिक के अंदर जो सफाई का चस्का है ना, ये कहीं ना कहीं एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ज्यादा जाता है। ये मतलब हम ऐसे लोगों से फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, हमारे घर में है, हमारे परिवार में हम ऐसे एग्जाम्पल फ्रिक्वेंटली
रिसेंटली बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं कि वॉन्ट्स एवरीथिंग नियर हिम नीट क्लीन एंड इन द ऑर्डरली मैनर। कहने का मतलब है कि बिकम्स एंशियस इन द अनक्लीनली फिल्थी एंड डिसऑर्डरली सराउंडिंग। ये इतना पागल है सफाई के लिए कि जब ये बीमार लेटा हुआ है बिस्तर पे, ये बीमार लेटा है, ये मरने मरने को हो रहा है और उसने 10 लोगों को बुला लिया, मैं मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ, और लोग इसको घेर के खड़े हैं और इसकी नजर पड़ी सामने टंगी तस्वीर पे, अपने बेडरूम के अंदर टंगी तस्वीर पे बनी, और तस्वीर वो टेढ़ी है। तो भाई ये इतना फेस्टिडियस होता है कि वो उस टेढ़ी तस्वीर से इसको प्रॉब्लम होगा। और एक मटेरिया मेडिका में तो यहां तक लिखा है कि अनक्लीनलीनेस डिसऑर्डरली एनवायरनमेंट में इसके मेंटल और जनरल सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। ये जिस चीज से परेशान है ना, वो सिम्टम इसके 10 गुना बढ़ जाएंगे अगर ये कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रहा तो ये क्या करेगा, वो किसी को बोलेगा भाई यार वो घड़ी सीधी कर दो यार, मेरे को अच्छी नहीं लग रही, जबकि मरने को हो रहा है, कुछ देर में जस्ट ऐसा लग रहा है कि मरने वाला है, बट एट टाइम भी इसको तो ये इसलिए कहा गया है कि बिकम्स एंशियस इन अनक्लीनली फिल्थी डिसऑर्डरली इन सराउंडिंग, कि गंदे सराउंडिंग में इसके सिम्टम्स जो है ना वो चौगुने हो जाते हैं। अगला और जो लास्ट की नोट है कि ये प्रोमिनेंट स्किन रेमेडी है। हमने एंटीसोरिक वाले पॉइंट में इस बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अ प्राइम फ्रंट लाइन स्किन रेमेडी विद द एक्सटेंसिव एक्शन ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है ना, मोस्ट पोटेंट एंटीसोरिक रेमेडी। आर्सेनिक की जो स्किन है वो अनहेल्दी होती है, ड्राई, अनहेल्दी और स्केली होती है, इसलिए इट इज इंडिकेटेड ऑन द सोरियासिस, एक्जिमा एंड ऑल टाइप ऑफ स्किन आइलमेंट। तो दोस्तों ये लगभग 17 स्लाइड के अंदर में से एक इंट्रो की स्लाइड निकाल दो तो लगभग 16 स्लाइड में हमने उसके 16 की नोट पढ़े। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप इस वीडियो को रिवाइंड कर करके एक एक की नोट के ऊपर अगर आप नोट डाउन करके इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इतना पढ़ने के बाद आपको हेड टू टो जो आर्सेनिक का जो पर्टिकुलर्स होंगे कि हेड, माइंड, आई, ईयर, नोज, थ्राउट, माउथ, स्टोमक, एब्डोमेन, इसके अंदर क्या पॉइंट हो सकते हैं, ये मैं दावा कर रहा हूं कि आपने कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम एक बार शॉर्ट में एक एक की नोट को बिल्कुल शॉर्ट के अंदर रिवाइंड करते हैं, एक बार हम रिविजन करते हैं इसका बिल्कुल शॉर्ट में, सिर्फ पॉइंट वाइज, है ना। तो हम आ गए हैं वापस से पहली स्लाइड पे, ठीक है। तो पहला जो की नोट था कि जिसमें हमने बताया कि ग्रेटेस्ट पॉलीक्रस्ट रेमेडी है पूरी की पूरी मटेरिया मेडिका के अंदर, इसका बहुत ब्राइड स्फीयर ऑफ एक्शन है, जो कि इसका सेकंड की नोट है। ये अफेक्ट करती है बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करती है, और ऐसा शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी ऊतक, कोई भी टिश्यू नहीं है जो आर्सेनिक के इफेक्ट से बचा हुआ हो। अगला, इट इज अ डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी, जो कि हम सब जानते हैं, बट ये साथ में साइकोसिस और सिफिलिटिक को भी कवर करती है। कहने का मतलब तीनों मायाजम पे काम करती है, बट स्पेशली ऑन द एंटीसोरिक एंड एंटी सिफिलिटिक मायाजम पे, क्योंकि इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना कई सारे हैं। मेंटल एंजाइटी, एंगश एंड रेस्टलेसनेस, जो कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है कि आर्सेनिक का जो मेंटल स्टेट होगा दैट इज ऑफ द एंशियसनेस एंड रेस्टलेसनेस। इसके जो पेन होंगे वो सारे के सारे पेन बर्निंग होंगे, बर्न लाइक द फायर, जैसे कि गर्म कोयला लगा दिया। और इन पेन का कारण, ये रिवाइंड में इसलिए कर रहा हूं, इसके पेन का क्या कारण है, इसके पेन का कारण है मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन। ऐसे इन्फ्लेमेशन जो कि एक हद को पार करके एक अलग आयाम तक जाते हैं, एक अलग लेवल तक वो इन्फ्लेमेशन जाते हैं, और उनकी वजह से एक प्रकार की सेप्टिक डिस्ट्रक्टिव कंडीशन बनती है। और जब भी इस तरह का वेनस कंजेशन वाला सेप्टिक डिस्ट्रक्टिव मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी तो उसमें हमेशा बर्निंग पेन होते हैं, ठीक है। एक्रिडिटी ऑफ डिस्चार्जेस, सेप्टिसेमिया एंड सेप्टिक कंडीशन के बारे में जो हमने कीनोट बताया था कि ये सेप्टिक और सेप्टिसेमिया को इसलिए कवर करती है कि इसके इन्फ्लेमेशन थर्ड स्टेज पे ना रुक के फोर्थ फिफ्थ स्टेज तक जाते हैं, और मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन की वजह से इसके अंदर सेप्टिक कंडीशन है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, गैंग्रीन हो गया, अल्सरेशन हो। अब क्योंकि ऐसे सेप्टिक कंडीशन की मेडिसिन है, इसलिए इसके जो डिस्चार्जेस हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा स्मेल, बदबूदार हैं। दैट इज व्हाट इज नोन एज द कैडेवरिक ऑर्डर, जो कि इसका एक कीनोट था। इसके बाद अगले कीनोट में हमने समझा कि इट इज अ हेमरेजिक मेडिसिन। अब क्योंकि इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन है, वायलेंट इन्फ्लेमेशन है, और उसके मैलिग्नेंट और वायलेंट इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ही इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर से और बाकी कई जगहों से इसको ब्लड का डिस्चार्ज होता है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेटरी फिनोमिना एक हाई लेवल पे चलता है तो वहां से ओजिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, और इसको इसलिए हेमरेजिक रेमेडी बनाती है। मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन बहुत कुछ बोल चुका हूं उसके बारे में। चिली पेशेंट है, चिली रेमेडी होती है, चिली कोल्ड पेशेंट होता है आर्सेनिक का। और डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना एंड डिस्ट्रक्शन, जो कि हमने जिसको अच्छे से समझा है अभी तक,
कई पॉइंट में, सेप्सिस वाले पॉइंट में, सेप्टिसेमिया वाले पॉइंट में, मेलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन वाले पॉइंट में, है ना, हेमरेजिक रेमेडी वाले पॉइंट में। तो ये कहीं ना कहीं 3-4 जगह ये डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना हम देखते हैं। लीवर में, किडनी के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर। ड्रॉप्सी और ईडिमा वन ऑफ द फ्रंट लाइन मेडिसिन विद द एपिस इन द होल मटेरिया मेडिका, होल रिपर्टरी। सबसे प्राइम मेडिसिन है ड्रॉप्टिकल एंड ईडिमेटिक कंडीशन आइदर ड्यू टू द लीवर, रीनल या हार्ट फेलियर। फियर, जो कि फियर इसकी बेसिकली एंजाइटी और एंगस को स्टार्ट यहां से होता है। इसको फियर ऑफ डेथ से सारे नाटक चालू होते हैं, खासकर मेंटल। फेस्टिडियस पेशेंट होता है, साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, और ये एक हेड स्किन रेमेडी है। तो दोस्तों, बोला तो शुरू वीडियो को करा था कि 15-20 मिनट का होगा, अब एग्जैक्टली लगभग 50 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। एडिटिंग के अंदर काट पाया तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट काट पाऊंगा, बट मैं इस बात का आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आपने एक बार आर्सेनिक को इस तरह से, इस पॉइंट के अंदर, इस वीडियो से एक बार समझ लिया प्रॉपरली, तो दोस्तों आप किसी भी मटेरिया मेडिका को अब आर्सेनिक के लिए उठाएंगे और उसमें से आप आर्सेनिक पढ़ेंगे तो अब आर्सेनिक आपको उतनी अनजान नहीं महसूस होगी जैसे पहले होती थी। क्योंकि आर्सेनिक इतनी बड़ी मेडिसिन है, इतनी ज्यादा ग्रैंड मेडिसिन है। इसके ग्रैंड मेडिसिन को पढ़ने में दिक्कत क्या होती है कि इसके और छोर हमें नहीं मिलते, हमको ये पता नहीं होता इसको शुरू कहां से करें, ये खत्म कहां पे होगी। और उसी चीज के लिए ये परेशानी मुझे भी आई थी, इसलिए मैंने इसकी कई 5 से 7 मटेरिया मेडिका से मैंने स्टडी करी। और ये जो आपने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देखा, ये बेसिकली मेरी ही बुक, जो मैंने अपनी स्टडी के लिए जो एक नोट्स थे जो अब बुक बनने वाले हैं, ये मेरी ही बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने 17 पॉइंट में डिवाइड करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। और अब आप आर्सेनिक कहीं से भी पढ़ेंगे तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल टू यू। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सबको मदद मिलेगी, और समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वीडियो में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।